हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि खान सर के द्वारा एक बुक निकाली गई है जिसका नाम है बिहार क्वेश्चन किलर। इस क्वेश्चन किलर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1992 से लेकर के 2025 तक जितने भी हमारे बिहार में एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों के पूछे गए प्रश्न को जो है इस बुक में समावेशित किया गया है इतिहास से। ठीक है, तो अभी हमारा जो है इतिहास और भूगोल लेकर के हम चल रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, 1992 से लेकर 2025 तक इसमें दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं उन सारे का जो है यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, कौन सी परीक्षा है, कब पूछी गई है। जैसे बिहार टीचर हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार है ना, बिहार में मतलब जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जामों का जो है इसमें जो है हिस्ट्री के छाटा गया क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं बताते चलूँ कि हिस्ट्री में जैसे विश्व का इतिहास, ये हमारा जो है विश्व का जो इतिहास है ये पूरी मैंने करा दिया है। प्ले लिस्ट में आपको सीरियल वेब से मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो आपको जो है प्राचीन इतिहास शुरू हो चुका है ना। दो वीडियो बन चुका है। ठीक है, आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर का जो नाम है सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता से संबंधित थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो आप लोग जो है धैर्य बना करके बने रहिए वीडियो में। और नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, आपको फ्री में ये सब चीजें मिल रहा है तो इसको जो है उपयोग करने के लिए और सीखिए। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग जो है चलते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर ये रहा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर प्राचीन इतिहास में कर लिए हैं और विश्व के इतिहास तो हमारा पूरा हो चुका है, तो सभी जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और हम सोच रहे हैं कि विश्व के इतिहास का जो है एक मैराथन बना दे, ताकि आपको जो है 10 वीडियो नहीं देखना पड़े, आपको एक ही वीडियो में जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी अगर इच्छा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको मैराथन बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए, सभ्यता है ना, सभ्यता से संबंधित जो है चलते हैं। सभ्यता करा कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है वह किससे है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई प्रश्न है क्यूनिफॉर्म। तो ये जो है आपको मेसोपोटामिया की लेखन से है, मेसोपोटामिया की लेखन से। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया की लेखन से है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली मेसोपोटामिया के लेखन से। मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली पच्चर के आकार के चिन्हों पर आधारित थी, इसलिए इसे क्यूनिफॉर्म कहा गया। यह प्रणाली आर्थिक लेन देन, कानूनी प्रणालियां और साहित्य कार्यों के रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग होती थी। खरब मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली पच्चर के आकार के चिन्हों पर आधारित थी। किसके आकार के? तो पच्चर के आकार के चिन्हों पर आधारित थी। मेसोपोटामिया की यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली जो थी पच्चर के आकार के चिन्हों पर क्या थी? आधारित थी। अगला क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, कर तांबा मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु है, जिसका उपयोग लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ। तांबे का उपयोग से धातु युग की शुरुआत हुई। यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक है। तांबे में जिंक मिलाकर पीतल बनाया गया, और तांबा में जिंक मिला दिया तो क्या बन गया? पीतल बन गया। अगला, सूची 1 को 2 से मिलाइए, सही उत्तर का चुने। जैसे लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, और राखी कालीबंगा जो है आपका जो है राजस्थान में है। ठीक है, तो ए का जो है, और रोपड़ की बात करते हैं तो ये पंजाब में पड़ता है, और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो ये सब जो आपको मिला लेना है। ओके, यही प्रश्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल, कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सब जो है से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन सा है? हरियाणा में जो हड़प्पा संस्कृति का जो पुरातात्विक स्थल है वो क्या नाम है उसका? राखी गढ़ी। ठीक है, अभी पूछा था कि राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। हरियाणा में राखी गढ़ी और बनावली दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जो सिंधु नदी के किनारे जो है बस
उभरी थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये दोनों स्थल है, कौन, राखीगढ़ी और बनावली, ये सिंधु घाटी का ही स्थल है और ये दोनों जो है कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी की खोज 1963 में हुई। 1990 में डॉक्टर BN मिश्रा ने प्रारंभिक खुदाई की और 1997 से 99 में अमरिंदर नाथ ने व्यापक उत्खनन किया। बनावली की खोज 1973 में डॉक्टर RS बिष्ट ने किया था। हड़प्पा किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कह रहा किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से। और ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है आपको? तो गुजरात में, ठीक है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल राजस्थान में पड़ता है कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा है, जहाँ से जो है जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है, वो स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगा की खोज किसने किया? अमलानंद घोष ने। उत्खनन का कार्य 1961 से 69 में वीके लाल और वीके थापर ने किया था। उत्खनन की बात करते हैं तो वीवी लाल और वीके लाल ने किया था, लेकिन इसके खोजकर्ता जो है अमलानंद घोष थे। तो दोनों को याद रखिएगा, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता। खोजकर्ता अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता जो है वीवी लाल और वीके थापर। यह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से संबंधित है। जुते हुए खेतों के निशान कृषि के महत्व को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में उन्नत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है ये स्थित था आपको सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था, है ना। मोहनजोदड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक था, जो 2600 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। इसकी योजना, जल निकासी व्यवस्था और वास्तुकला अत्यधिक उन्नत थी। 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के पास खोज की, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो सिंधु यहाँ पर क्या करा है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था 1922 में हुआ था और RD बनर्जी ने किया था, रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी गोदीवाड़ा के लिए जो प्रसिद्ध है वह लोथल है। कौन है? लोथल है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल है, गोदीवाड़ा के लिए, ठीक है। लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। लोथल भोग जो है ना, नहीं कहता लोथ जी में ना, तो भोग में तो पता चलता। तो लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, जो 2400 से 1900 ईसा पूर्व विकसित हुआ। यह विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिली है, जो जहाज निर्माण, मरम्मत और व्यापार के लिए उपयोग होती थी। तो गोदीवाड़ा जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? जहाज निर्माण, मरम्मत और व्यापार के लिए। लोथल से जवाहरत, मोती और गहने का व्यापार पश्चिम एशिया तक होता था। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था, है ना। मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा चावल की भूसी अग्नि वेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ आपको मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्रों का जो है साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। सूती वस्त्र के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, जो 2600 ईसा पूर्व के आसपास का है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन बड़े स्तर पर करते थे। यह सभ्यता अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करती थी। मोहनजोदड़ो में एक चांदी के पात्र में लाल रंग का सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है, जो सभ्यता में रंगाई की तकनीकी का भी परिमाण देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति का।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पौरुष देवता पशुपति को पूजा करते थे, जिन्हें मोहरों में दर्शाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा एक पवित्र वृक्ष मानकर करते थे। इस सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो बहुलवादी थे। कैसे थे, बहुलवादी थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है निकल के आए। सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसकी उसमें पूजा जो किया जाता था पशुपति का। सिंधु घाटी सभ्यता एक हड़प्पा है, तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता लोग कैसे थे, बहुलवादी था, बहुलवादी था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कह रहा सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं था, क्या चीज का ज्ञात नहीं था, तो लोहा का तो ज्ञात नहीं था, घोड़ा और लोहा का। घोड़ा और लोहा का प्रयोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े और लोहे का धातु से परिचित नहीं थे, लेकिन गुजरात के सुरकोटदा में घोड़े के जबड़े की हड्डी मिली है ना। परिचित तो नहीं था, लेकिन अवशेष मिला है। कहाँ से, तो सुरकोटदा से। सुरकोटदा में घोड़े के जबड़े की हड्डी मिली है। इस सभ्यता में सोना, चांदी और कांस्य जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। कर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। तो पश्चिम एशिया के साथ जो व्यापार था वो लोथल का। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, जहाँ से जो है आपको लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, और कहाँ है, तो गुजरात में है। करा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और सबसे दक्षिण बंदरगाह शहर था। करा लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और सबसे दक्षिण बंदरगाह शहर था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल की खोज किसने किया था, रंगनाथ, आर से ला से लोथल और से रंगनाथ, ठीक है। तो लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में किया गया था। लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी थी, जहां जहाज निर्माण और मरम्मत होती थी। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक केंद्र था, जहां से तांबा, सोना, चांदी, रत्न और कांच का व्यापार होता था, ठीक है। करा हड़प्पा के निवासी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो हड़प्पा का जो निवासी था वो आपको मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और अन्य एशियाई देशों से जुड़ा था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें मिली है, जो दोनों सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों का प्रमाण है। मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा नाम दिया था। मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया, मेलुहा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया ने सिंधु घाटी सभ्यता वाले को क्या नाम दिया, मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, इराक, मिस्र आदि देशों से व्यापारिक संबंध था। अगला क्वेश्चन है, करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी थी, तो ये थी आपको अभी तक उद्घाटित नहीं हुई है। अभी तक मतलब उसका स्पष्ट नहीं हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे सिंधु या हड़प्पा लिपि कहा जाता है, भाव चित्रात्मक और लोगो सिलेबिक प्रणाली पर आधारित थी। इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह है ना। तो देखिए यहाँ पर भाव चित्रात्मक अगर देता तो क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिपि थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह और 205 से 400 प्रतीक थे। यह बोस्टो फेडन शैली में लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी भाषा और अर्थ अज्ञात है, ठीक है। करा सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वह कैसी थी, नगर योजना, मतलब नगरीय योजना था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता सुनियोजित शहर व्यवस्था या व्यवस्थित नगर योजना थी। नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। वहाँ जो नगर था ग्रिड पद्धति पर था, जिसमें सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। घरों और सड़कों की ढकी हुई नालियां की एक उन्नत व्यवस्था थी। अन्य विशेषताएं जैसे लिपि, मोहरे, व्यापार और कृषि आदि क्या थे, तो प्रमुख थे। करा एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो बृहद स्नानगार जो है ये मिला आपको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा मोहनजोदड़ो से मिला ग्रेट बाथ यानी कि वृहत बृहत स्नानगार। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल सार्वजनिक स्नानगार था। यह उन्नत जल प्रबंधन और सभ्यता के समृद्ध संगठन का प्रतीक है, जो उस समय के जल निकासी और सफाई प्रणालियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और धौलावीरा शामिल हैं। करा हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो ये रखा जा सकता है आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो आद्य ऐतिहासिक में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक जहाँ पर जो है न लिखने की व्यवस्था न पढ़ने की व्यवस्था है, जहाँ लिखा पढ़ा नहीं जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता में रखा जाएगा? आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक के चरण में रखा जाता है क्योंकि इसकी लिपि उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यह लिपि बोस्टोफेडन शैली की थी, जिसमें पंक्तियां दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह और 205 से 400 अक्षर थे। यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। दक्षिण एशिया की एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक पनपी थी। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो कैसी थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी जो सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के प्रारंभिक खोज किया था? ये रखालदास बनर्जी ने, है ना। क्या करा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, वही बात जो है यहाँ पर कह रहा है। और ये जो है स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रखालदास बनर्जी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महान निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य शुरुआत किया था। तो उस समय जो महानिदेशक था, डायरेक्टर जनरल था, वो कौन था आपको? तो जॉन मार्शल था, जॉन मार्शल। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली जो है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश में है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहां 125 कब्रें मिली है। रेडियो कार्बन तीर्थीकरण से पता चला कि ये कब्रें 2200 से 1800 ईसा पूर्व की है। यहाँ मिले रथ, तलवार, मुकुट और कवच लगभग 4000 साल का है, तो पुराना है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन से संबंधित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, है ना, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक पनपी थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो व्यवस्थित योजना और ग्रिड प्रणाली के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कृषि करते थे और गेहूं, जौ, चावल और अन्य फसलों को उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित थी। कैसा निर्मित थी? सेलखड़ी से। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरे मुख्य रूप से सेलखड़ी से बनाई जाती थी। स्टेटाइट एक नरम पत्थर होता है जिसे आसानी से तराशा जा सकता है, इसलिए इसे मूर्तिकला और मोहरों के लिए आदर्श सामग्री समझा जाता था। सेलखड़ी। सिंधु घाटी स्थल सुतका गेंडर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सिंधु घाटी स्थल जो सुतका गेंडर है वह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये है आपको दासक, है ना, दासक, दासक नदी। दासक नदी होता है, दासक नहीं। सिंधु नदी घाटी स्थल सुतका गेंडर किस नदी के मुहाने पर है? दासक नदी। सुतका गेंडर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। इसे सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। इसकी खोज 1875 में एडवर्ड मॉकलर ने किया था तथा छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। 1960 में जॉर्ज एफ डेल्स ने व्यापक उत्खनन किया।
सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल जो हुलास है वह भारत के किस में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। तो हुलास के बारे में याद रखिएगा, सिंधु घाटी स्थल है हुलास, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके उत्खनन 1978-79 में किया गया था। यहाँ सिंधु कालीन अवशेष मिले हैं। हुलास में एक बड़ा टीला पाया गया है जहाँ प्राचीन आवास स्थलों की दीवारें और बसाव के संकेत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित ने यह उत्खनन कार्य करवाया। अगला है सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। तो कालीबंगा तो आपको जो है राजस्थान में है ना, और वनावली जो है हरियाणा में है। बाकी कोट दीजिए और सुरकोटदा, ये दोनों जो है देखना है। तो ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 जो है कहाँ पर है? 2 में है, ठीक है। और 4 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। और ए का 3 हो जाएगा, बी के 1 हो जाएगा, बी के 1 हो जाएगा, और सी का जो है सिंध हो जाएगा, ठीक है। तो कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान, सुरकोटदा भुज कच्छ यानी राजस्थान में, और कोट दीजिए सिंध बनावली हरियाणा। यहाँ सब दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ जब हम डालेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। कह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो ये है आपको मृतकों का टीला है, मृतकों का टीला, ठीक है। वहां पर ढेर सारा मृतक का ढेरे मिल गया था। कह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यहाँ नाम इस शहर के पुरातात्विक स्थल पर पाए गए बड़ी संख्या में मानव कंकालों को संदर्भित करता है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में स्थित है 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था जिसमें ग्रिड जैसी सड़कें, जटिल जल निकासी व्यवस्था और बड़े सार्वजनिक स्नानाघर थे। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये है मृतकों का टीला, वही बात हो गया। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्राचीन नगर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की पुरानी मोहरों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्राचीन नाम कुकुरटम था, है ना, कुकुरटम। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला आपको धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है जल संरक्षण का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला? धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कई बार बोल चुके हैं। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिला में, कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़का जिला है, स्थित धौलावीरा स्थल एक सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। धौलावीरा से जल प्रणाली के अवशेष मिले हैं। यहाँ विशाल जलाशय मिला है जिनका उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया। अगला क्वेश्चन, इंडस घाटी सभ्यता के निम्नलिखित साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल क्या है? असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के समय तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए लोग इसे धातु का उपयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत तांबे और कांस्य का अधिक उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब और सिंध तक, पंजाब से लेकर के सिंध तक। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सीमांत भागों तक था, है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बंगाल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर, है ना, के मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडर तक था। ये जो है चारों फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांसा से।
है ना। कह रहा मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल कांस्य की मूर्ति है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया था। यह प्राचीन भारतीय धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है और यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह मूर्ति नृत्य की मुद्रा में नहीं है, पर इसकी सजावट से नर्तकी होने का अनुमान है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है आपको कुंवरदार बैल का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जानवर की मिला है तो कुंवरदार बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में कुंवरदार बैल के चित्र और मोहरें मिली है जो दर्शाती है कि यह जानवर पूजा या धार्मिक महत्व का था। यह बैल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यह उनके धार्मिक विश्वासों और पशुपति से जुड़ा हुआ था। कुंवर वाला साड़ भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक था। चलिए अगला है आपका मिलान वाला। ठीक है, जैसे सिंध, पश्चिम पंजाब, पश्चिम दक्षिण बलूचिस्तान, हरियाणा, तो राखी गढ़ी तो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और तो ये डी का हो जाएगा 3। ठीक है, डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 और डी का 1, डी का 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, सिंध कोट दीजिए, है ना, क्षेत्र और पूरा स्थल है। पश्चिम पंजाब की बात करते हैं तो ये सराय खोला है। ठीक है, और 2 के सी की बात करते हैं दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट है। और ठीक है, तो चारों हो गया। कर सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसके प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं कोट दीजिए जो कि सिंध प्रांत में, सराय खोला पश्चिमी पंजाब में, बालाकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में और राखी गढ़ी हरियाणा। यह स्थल सभ्यता के व्यापक क्षेत्र और उन्नत नगर नियोजन को दर्शाते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, तो कब से कब के बीच में हुआ था? तो 1950 से लेकर के 52 के बीच में। ठीक है, हस्तिनापुर का उत्खनन 51-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बीबी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई कराई थी। इस दौरान लगभग 3200 साल पुराने मृदभांड और अन्य अवशेष मिले थे। हस्तिनापुर में मौर्य और मध्यकालीन अवशेष भी मिले थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ये सूती वस्त्र जो मिली है वो आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से सूती वस्त्र का प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ गेहूं, जौ, चना और कपास जैसे अनाज मिले हैं। आभूषणों में सोने चांदी के कंगन, चूड़ियां, कलाकृतियां में उर्वरता, देवी और गरुड़ की मूर्ति, पत्थर व कांच की औजार और सिंधु लिपि वाली मुहरें मिली हैं। साथ ही तांबे की गाड़ी, हाथी दांत और चीनी मिट्टी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये वस्तुएं सभ्यता की उन्नत शिल्पकला और व्यापारिक जीवन को क्या करती है? तो दर्शाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर संकेत करती थी। मोहर, तो मोहर जो है व्यापार का संकेत करती थी, मोहर लगा के भेज देता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर व्यापार के संकेत उपकरण के रूप में होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता को मोहरे पर दक्षिण एशिया का सबसे पुराना लेखन है। करा इस समय मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है ना। कहाँ है? पाकिस्तान में। करा मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो नाम से प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का प्रमुख शहर था, जिसकी खोज 1921 में रखाल दास ने 1922 में हुआ था, यहाँ गलती दी हुआ है, ने द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लड़काना जिला में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। यह कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी के लोग थे, तो ये जो थे आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी के लोग थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज किया और 22 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेखित किया था?
तो उल्लेखित जो है चार्ल्स मेसन ने किया था, चार्ल्स मेसन के द्वारा। 1826 में हड़प्पा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अंग्रेज पर्यटक चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने हड़प्पा साइट पर प्राचीन अवशेषों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी थी, जिससे पुरातात्विक अध्ययन प्रारंभ हुआ। हड़प्पा स्थल की विविधता खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी की कुरेद देखकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपको कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई? पुरातात्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज जो है ये मोरोधारो में किया गया था। मोरोधारो। चलिए अगला, पुरातात्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज मोरोधारो में की गई है। मोरोधारो या हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती है। यह बस्ती हड़प्पा कालीन 2600 से 1900 ईसा पूर्व से 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक परिपक्व है। किलेबंदी की माप पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर में दक्षिण तक 58 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 बाय 10 मीटर का मंत्र और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं है। यहाँ पर दफन गुफाएं भी पाई गई है। ठीक है, अगला, किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है ना? तो ये मिला आपको हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल से 2 कमरे वाला बैरक मिला है जो मजदूरों के रहने के लिए बना था। यह खोज हड़प्पा में संगठित समाज और नियोजित वास्तुकला के विकास का प्रमाण है। यहाँ ईंटों से बने कोठार और सुव्यवस्थित शहरी योजना भी मिली है, जो इस सभ्यता की उन्नत शिल्पकला और सामाजिक संगठन को दर्शाती है। उपयुक्त में से कथन को चुने, सही कथन को, है ना? जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन यह अनियोजित थी। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी, ये तो गलत है। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, ये तो सही है। नगर 2 भागों में विभाजित थे, पहला गढ़ या ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर। तो इसका राय 3 और 4 है। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुई थी, ये सत्य है। और नगर 2 भागों में विभाजित थे, पहली गढ़ या ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये रही, योजनाबद्ध शहर था। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर बनाया गया था। विभागों में बंटवारा, शहरों को आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में बांटा गया था। ठीक है, दुर्ग, कुछ शहरों में सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे। ईंटों का इस्तेमाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंटों से भवन बनाते थे। जल निकासी, हड़प्पा सभ्यता के शहर में जल निकासी की व्यवस्था सावधानी पूर्वक की गई थी। स्नानागार, लगभग सभी शहरों में हर घर का अपना स्नानागार था। अन्न भंडार, हड़प्पा के शहरों में अन्न भंडार का एक अहम हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ये नहीं है आपको गाय का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर गाय का अंकन नहीं है। इस शिल्प पर एक योगी की आकृति है जिसे शिव के रूप में पशुपति माना जाता है। इस आकृति के चारों ओर गैंडा, भैंसा, हाथी और चीता जैसे जानवर अंकित है। भैंसा यहाँ पर 2 बार हो गया, चीता होना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन, ये तो बोल बोल के हम थक गए, है ना? इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता के सिंधु किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से विशाल कोठार मिला है। हड़प्पा स्थल पर भी 6 छोटे छोटे कोठार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये आहड़ है ना। कौन सा नहीं है? आहड़। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आहड़।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनवाली, आलमगीरपुर, सूतका गेंडर, कोर दिजी, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। इतना जो है केंद्र किसका था? सिंधु घाटी का केंद्र था। आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, ताम्रपाषाण थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा है ना, भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले को भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। लोथल की खोज 1954-55 में रंगनाथ राव ने किया था। लोथल की खोज किसने किया? रंगनाथ राव ने। रोपड़ सतलज नदी के तट पर पंजाब की खोज यगदत्त शर्मा के द्वारा की गई। रोपड़ की खोज किसके द्वारा? यगदत्त शर्मा के द्वारा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान की खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने, लेकिन इसका जो है उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापर ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो ये किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में। 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, तो तांबे का, टीन का और कांसा का। तांबा, टीन और कांसा का। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग औजार और अस्त्र मुख्यतः तांबा, टीन और कांस से बनाते थे। यह सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। रावी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपको गुजरात में है। ठीक है, नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है ना, सॉरी, राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 में की थी। इसका उत्खनन बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। 1961 से 69 के मध्य किया था। कालीबंगा के निकट पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। खुदाई में बंजर भूमि, अग्नि वेदियां और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, जो उन्नत कृषि और अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के कहाँ है? लड़काना जिला में, सिंध नदी के मैदानी इलाका में, सिंध नदी के मैदानी इलाका पर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो शहर है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, जो सिंधु नदी की बाएं सहायक नदी है। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों में फली फूली है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इस इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पक्की ईंट से बनी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारतें हैं। इस सभ्यता के शहरों में पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग किया गया था, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं के लिए एक अनूठी विशेषता थी। पक्की ईंटों से बनी इमारतें टिकाऊ और मजबूत होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को एक व्यवस्थित और सुनियोजित रूप देती थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल जो है बनावली हरियाणा से मिला है। कहाँ से मिला? बनावली से। ठीक है, यहाँ पर जो है बनावली से। ठीक है, करा बनावली हरियाणा में हल के टेराकोटा का साक्ष्य पाया गया है। बनावली सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। यह उत्खनन से 3 स्तरीय संस्कृति अनुक्रम प्राप्त किया गया है। प्राक हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, है ना। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। करा चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। चनहुदड़ो जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है।
जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। कहाँ है? तो सिंध में है। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ? तो सिंध में। चनहुदड़ो जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह स्थल अपने मनके बनाने की कारखाना और विभिन्न शिल्पों के लिए जाना जाता है। तो मनके बनाने के कारखाना जो है के लिए प्रसिद्ध कौन था? चनहुदड़ो है। कौन है? चनहुदड़ो, जो कि एक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल था और ये भी जो है पाकिस्तान में है। ठीक है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियां और अवशेषों से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसकी खोज 1931 में एमजी मजूमदार ने किया था। एमजी मजूमदार, एनजी नहीं, एमजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो की खोज एमजी मजूमदार। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था तो गांगेय मैदान, गांगेय मैदान, गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान था। यह नगरीकरण 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और इसमें कई नए नहरों का विकास हुआ। इस दौरान लोहे का व्यापक उपयोग हुआ जिससे कृषि और व्यापार में वृद्धि हुई। गांगेय मैदान उपजाऊ भूमि और नदियों की उपलब्धता के कारण शहरी विकास के लिए उपयुक्त था। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से ना के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर 900 वर्ष, 900 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा नहीं पता था। ठीक है, लेकिन घोड़ा का अस्थि मिला था, है ना, साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके अवशेषों में घोड़े के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि बैल, हाथी और अन्य जानवरों के चित्र और अवशेष पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि घोड़े का उपयोग या ज्ञान उस समय तक नहीं था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। किस रंग का? लाल। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। इन बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे जिसमें ज्यामितीय आकृति, पेड़ पौधा और जानवरों के चित्र शामिल होते थे। लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी इन बर्तनों को आकर्षक बनाती थी। नीले हरे रंग का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर नहीं मिलता था। ठीक है, तो लाल याद रखना है। काला रंग का जो है क्या करता था? तो काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। ठीक है, और लाल रंग से जो है काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे और लाल रंग से जो है कि पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी, है ना, मतलब पृष्ठभूमि मतलब जितना भी उसका पृष्ठ था वो लाल था और करका से जो है डिजाइन बना देता था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वीए स्मिथ नहीं थे, बाकी दीक्षित थे, बनर्जी थे, वत्स स्मिथ नहीं थे। वीए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। राखाल दास बनर्जी एक भारतीय पुरातात्विक थे जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई का नेतृत्व किया। काशीनाथ नारायण दीक्षित के एक भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई कार्यों में भाग लिया। माधव स्वरूप वत्स एक भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों पर खुदाई कार्य में भाग लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे तो पकी हुई और दग्ध ईंटें का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों को निर्माण में पक्की हुई और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे जिससे घर मजबूत और टिकाऊ बनते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों में इस निर्माण सामग्री के कई अवशेष मिले हैं जो उनके उन्नत निर्माण तकनीकी को दर्शाता है। हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण क्या था? तो ये जो है एक से अधिक जो है माना जाता है। पर हड़प्पा संस्कृति के विनाश के पीछे कई कारण माने जाते हैं। उनमें से भारी बाढ़, जलवायु में परिवर्तन, महामारी और विदेशी आक्रमण। भारी बाढ़, महामारी, विदेशी लोगों का आक्रमण तीनों हो जाएगा, है ना। यह कहना मुश्किल है कि एकल कारण था, मतलब एक कारण से जो है
ये पतन हुआ था, ऐसा नहीं है। करा हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का हड़प्पा संस्कृति जो है शहरी संस्कृति थी। तो कौन सी एशिया का? तो दक्षिण एशिया का। ठीक है, दक्षिण एशिया का। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की जो है प्रथम शहरी संस्कृति मानी जाती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है और प्रमुख शहरों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शामिल थे। उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और समृद्ध व्यापार इस संस्कृति के प्रमुख पहलू थे। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा अगर पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो लोथल है ये, कालीबंगा है ये, रोपड़ है ये, बालाथल नहीं है। बालाथल नहीं, मैंने बताया था ना कौन कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल रोपड़ पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी पर भोगवन गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में घग्घर सरस्वती नदी पर स्थित है। परंतु बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिला में बनास नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह एक आहड़ संस्कृति का पुरातत्व स्थल है। चलिए अब ऋग्वैदिक सभ्यता से करा कि प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह है सिंधु। सर्वाधिक बार जो उल्लेख किया गया है किसका? सिंधु नदी का। प्रारंभिक वैदिक काल में सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु नामक 7 नदियों का उल्लेख है। सतलज को सतुद्री, झेलम को वितेस्ता, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुभा, चिनाव को अस्कनी, स्वात को सुवास्तु जैसे नामों से प्रसिद्ध संबोधित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए वितास्ता का जो है झेलम का पुराना नाम क्या है? तो वितास्ता। ठीक है, सतुद्री का सतलज, विपाशा व्यास, गंडक, सदानीरा, है ना। तो ये सब जो है आपको याद रख लेना है। वर्ण आश्रम प्रचलित था। तो वर्ण आश्रम जो प्रचलित था वो आपको ऋग्वेद के समय में। वर्ण आश्रम प्रणाली ऋग्वेद काल से प्रचलित है जिसमें व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा है। ठीक है, कितने चरणों में? तो 4 चरणों में बांटा है। ब्रह्मचर्य जीवन, है ना, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, परिवार पालन, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। ठीक है, प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व निर्धारित है ना। तो अगला क्वेश्चन, वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन था। वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन जो था वो आपको बैलगाड़ी था। क्या था? बैलगाड़ी था। वैदिक काल के भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था जो भूमि परिवहन के लिए उपयोगी होती थी। इसके अलावा रथ और नौका भी यातायात के महत्वपूर्ण साधन के थे जिनका उपयोग युद्ध यात्रा और जलमार्ग से परिवहन के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ना? तो ये मिलता है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं था और मंदिर भी नहीं था। इस काल में यज्ञ का महत्व था। वैदिक काल में जो है किसका महत्व है? यज्ञ का, जिन्हें संपन्न करने के लिए 4 ऋत्विक जो की आवश्यकता होती थी। होत्री यज्ञ का पाठ करने वाला कहलाता था। अर्धवी यज्ञ का संचालन करने वाला, उद्घाटन हवन करने वाला और ब्रह्मा यज्ञ को समापन क्रिया करने वाला था। वेदों के परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं मानी गई है, इसलिए पूजा मुख्यतः यज्ञ और मंत्रों द्वारा होती थी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या है तो 4 है। कितना है? 4 है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये धर्म, धार्मिक कर्तव्य, अर्थ, धन और भौतिक सुख, काम, इच्छा और सुख, संवाद और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। ये 4 पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ है।
इनकी संरचना ऋषियों, मुनियों, विद्वानों ने मानव जीवन के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष को दृष्टि में रखकर किया था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा। वैदिक सभ्यता के दौरान यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करता था। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से जिस तरह से ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, उसी प्रकार से सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता यह यज्ञ का एक मौन दर्शक और मार्गदर्शक होता था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था तो ये मनु ने, किसने किया था? मनु ने। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु द्वारा प्रतिपादित की गई थी। वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और एक व्यक्ति का वर्ण उसके जीवन में निर्धारित होता था। ब्राह्मण पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वैश्य व्यापारी और किसान थे, शूद्र मजदूर और नौकर थे। आर्यों ने भारत में किस घाट से प्रवेश किया था? आर्यों ने कौन से घाट से प्रवेश किया? तो खैबर दर्रा से। ठीक है, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये लोग पंजाब एवं अफगानिस्तान में सर्वप्रथम जाकर बसे थे। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी एवं प्रिय पशु घोड़ा था। सबसे पहले लोहे की खोज आर्यों के द्वारा ही की गई थी। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य का ही जीत होती है। यह वाक्य राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। वैदिक देवता इंद्र के देवता थे। इंद्र के देवता जो थे आपको वो वर्षा एवं मेघ गर्जन, इंद्र जो देवता थे। इंद्र ऋग्वेद में मुख्य रूप से बरसात के देवता माने जाते हैं, जो अनावृष्टि और अंधकार रूपी दैत्य से युद्ध करते हैं। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर जलावृष्टि लाना और जीवन को संजीवनी देना है। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त भगवान इंद्र से संबंधित है, जो उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ठीक है, कारण तमसोमा ज्योतिर्गमय यह पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है। यह एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है जिसका अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह उपनिषद में ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को दर्शाता है, जहां अज्ञानता को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है? तो सूक्त जो है आपका कितना है? 1028 है, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। इन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने मंडल में? 10 मंडल में बांटा गया है और 1028 को सूक्त है और कुल जो है ऋचाएँ 10,580 है। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। ऋग्वेद में कई सूक्तों में वैदिक देवी देवताओं को स्तुति की गई है। ऋग्वेद के भजनों को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं, है ना। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्री। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या होता है? तो पुर का अर्थ दुर्ग होता था। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ जो होता था दुर्ग। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ऋग्वेद में जो है तक्षण किसे कहते थे? तो ये कहते थे बढ़ई को, है ना, बढ़ई, है ना, बढ़ई को, हम भी बढ़इये हैं। ऋग्वेद में तक्षण, तक्षण जो है ऋग्वेद में किसको कहते थे? तो बढ़ई को जो है तक्षण कहते थे। ऋग्वेद में तक्षण या त्वष्टा शब्द बढ़ई के लिए उपयुक्त था। बढ़ई तक्षा तक्षण संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। शिल्पियों का मुखिया है ना, शिल्पकार था पहले से। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 112वें सूक्त में तक्षा, रिष्ट, रुत, विसर्ग का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के 10वें मंडल के 6वें सूक्त में तक्षण शब्द का उल्लेख मिलता है। बाज सनई संहिता में भी तक्षण शब्द का उल्लेख
मिलता है। तो देखिए हम लोग का जो है अस्तित्व बहुत पुराना है। ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है आपको रावी नदी का, बाकी यमुना का है, सरस्वती का और गंगा का। ऋग्वेद में रावी नदी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह वेदों के समय में इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी और प्रमुखता इसका उल्लेख नहीं किया गया। बाकी 3 नदियां यमुना, सरस्वती, गंगा ऋग्वेद का उल्लेख किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा असल में वैदिक नहीं है? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है असल में क्या है? वैदिक नहीं है आयुर्वेद। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। वेदों के 4 प्रकार थे। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो सबसे नवीन वेद है, आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है जो वेदों से संबंधित नहीं है। अगला है भारतीय आर्यों का स्वदेश कहाँ था? भारतीय आर्यों का जो स्वदेश था वो आपको केंद्रीय एशिया था। केंद्रीय मध्य एशिया कह सकते हैं, केंद्रीय एशिया था। आर्यों का स्वदेश मतलब अपना राज्य। आर्यों का मूल देश कौन सा था? यह प्रश्न आज भी भारतीय इतिहास में विवादग्रस्त है। विद्वानों व इतिहासकारों ने इतिहास, भाषा, विज्ञान, पुरातत्व सामग्री, शरीर रचना शास्त्र आदि के आधार पर आर्यों के मूल निवास से संबंधित कई मत प्रतिपादित किए हैं। इसमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत मध्य एशिया का है ना, मध्य एशिया का यानी कि केंद्रीय एशिया का, जिसके समर्थक मैक्स मुलर है ना। तो मैक्स मुलर क्या कहते हैं कि आर्य जो आए थे, आर्य का जो केंद्र था कहाँ था? मध्य एशिया था, है ना। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। जिसके समर्थक मैक्स मुलर है। इनका मत है कि ईरानी आर्यों के ग्रंथ ऋग्वेद में काफी समानता है। फलतः भारतीय और ईरानी आर्य किसी समय एक ही स्थान पर रहते थे। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया है। कर वैदिक युग में क्या करना मना था? वैदिक युग में क्या करना मना था? तो बाल विवाह, है ना। क्या करना मना था? तो बाल विवाह। वैदिक युग में क्या करना मना था? तो ये बाल विवाह था। वैदिक काल में बाल विवाह करना मना था और एकल विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, धर्मशास्त्रों ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया। ब्राह्मण काल में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष तय की गई थी और इस समय वेदों का अध्ययन बालिकाओं के लिए मना था। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी वैदिक काल में थी। अगला क्वेश्चन, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुआ था आपको वैदिक काल में। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि रामायण और महाभारत की रचनाएं 600 ईसा पूर्व से पहले की है, क्योंकि महाभारत में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है, जबकि जैन सहित पशुपति जैसी अन्य परंपराओं का उल्लेख है। इस आधार पर वे इसे वैदिक काल से पूर्व मानते हैं। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और यह ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सवित्री देव की उपासना होती है और यह मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र को श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में पूजा जाता है। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सबसे पहला ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के बाद जो है आपका आता है यजुर्वेद आता है। ऋग्वेद के बाद नहीं, ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद तो सबसे बाद में आता है। ऋग्वेद, है ना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो है सीरियल ठीक है। कह रहा वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। सामवेद में संगीत और मंत्रों का संग्रह है, तो संगीत वाला जो वेद है वो सामवेद है। यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के मंत्र हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा और ज्ञान के मंत्र हैं। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? तो 108 हुआ है ना। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जानते हैं। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या 108 है। उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वे वेदों के अंतिम भाग है और ज्ञान और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करते हैं।
उपनिषदों को श्रुति माना जाता है, जिसका अर्थ सुना हुआ होता है। ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपको ऋग्वेद है। ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, कह रहा प्राचीन सनातनी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का आधार वेद है, जो संख्या में 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। यह कुल 10 मंडल 1028 सूक्त में विभक्त है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। प्रमुख मंत्र मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, श्री सूक्त, हिरण गर्भ सूक्त इसी में वर्णित है। ऋग्वेद में बहुत वेद 21वां का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, संन्यास जीवन। तो ये जो जीवन बांटा गया था, ये जो है क्या हो जाएगा? तो जन्म से 25 वर्ष जो था ब्रह्मचर्य जीवन था। गृहस्थ जीवन जो है आपका 25 से जो है क्या था? तो 50 था। और वानप्रस्थ जीवन जो था आपको 50 से 75, और सन्यासी 75 से लेकर के 100 तक था। अगला क्वेश्चन, चारा आश्रम आयु वर्ग है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 25 से 75, 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष या उनकी क्रमिक जीवन अवस्थाएं हैं। ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय है, गृहस्थ पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ समाज सेवा और संन्यास ध्यान और मोक्ष का काल है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को जो है समर्पित है 9वें मंडल है। कौन सा है? 9वें मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसमें 114 सूक्त हैं। ये सूक्त सोम को समर्पित है। सोम पावमान वैदिक धर्म को पवित्र औषधि है, जिसे शुद्धिकरण करने वाला सोम भी कहा जाता है। 9वें मंडल की रचना अंगिरस ने किया था। इसमें प्रसिद्ध उक्ति में मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है और हम एक साथ रहते हैं वर्णित है, जिससे सिद्ध होता है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुष्णी है ना। 10 राज युद्ध भी कर सकते हैं, है ना। कह रहा ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान में रावी नदी, परुष्णी का जो वर्तमान नाम है रावी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत राजा सुदास एवं 10 राजाओं के बीच हुआ था। सुदास एवं 10 राजाओं के संघ को हराया था। सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हरा दिया था। सोच लीजिए, 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है ना। 10 राज युद्ध ये इंपॉर्टेंट है। 10 राज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और पुरु कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। दूसरी ओर भरत नामक समुदाय 5 आर्य व 5 अनार्य राजा था, जिसका नेतृत्व त्रित्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, जिनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है, तो अभी तक जो है कौन है? वेद है। कारण निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब में वही सब दिया हुआ है। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं, तो सबसे प्राचीन जो वेद है आपको ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। ये तो लगता हो गया है, ये लगता 2 बार फोटो खिंचा गया है ना। देखिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अगला पेज हम लोग चलते हैं। औषधि का अध्ययन विषय है। औषधि का अध्ययन विषय है, तो ये जो है आपको आयुर्वेद है। आयुर्वेद, औषधियाँ में औषधियाँ का जो वर्णन है किसमें? आयुर्वेद में।
औषधि का अध्ययन आयुर्वेद में किया जाता है, अर्थात अथर्ववेद में ही आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। और वेदों में अगर देखा जाए तो अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद जो है क्या है, अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद पूछेगा क्या है, तो आयुर्वेद है ना। अथर्ववेद में आयुर्वेद की औषधियां के गुण, चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मावादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना भी की थी? लोपामुद्रा को ब्रह्मावादिनी के रूप में पहचाना जाता है। वह एक सम्मानित महिला थी जिन्होंने भजनों की रचना की और वेदों की गहरी व्याख्या की। यह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी थी कौन? लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में कौन सा प्रचलित था? तो प्रचलित था आपको बहुविवाह। ऋग्वैदिक समाज में एक से अधिक विवाह करने जो है प्रचलित था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, ये याद रखिएगा कि ऋग्वैद का जो समाज था पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। शाही और कुलीन परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था। ऋग्वैदिक समाज में बहुविवाह, विधवा विवाह प्रचलित था, परंतु यह सर्वव्यापी प्रथा नहीं थी। एकल विवाह ही सामान्य रूप से प्रचलित था। ऋग्वैदिक काल में अपाला, विश्वावारा, घोषा, लोपामुद्रा जैसी महिला कवित्रियां थी। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियां का उल्लेख करता है? तो ये करता है आपको यजुर्वेद। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है यजुर्वेद, है ना। सामवेद में गीत वाला वेद है सामवेद। अथर्ववेद जादू टोना, है ना। ऋग्वेद यज्ञ। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करता है। यजुर्वेद क्या करता है, तो धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन करता है। यह वेद यज्ञ के लिए आवश्यक मंत्र, नियम और अनुष्ठान की विधियां का संग्रह है। इसे अनुष्ठानों की किताब भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के 4 प्राथमिक वेदों में से क्या है, तो एक है। अब उत्तर वैदिक सभ्यता जाते हैं ना। एक था वैदिक सभ्यता, आ गया उत्तर वैदिक सभ्यता। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो इसमें से जो नहीं था आपको कार्तिकेय, ठीक है। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। कार्तिकेय को युद्ध, वीरता और धर्म का प्रतीक माना जाता है। वैदिक देवताओं में से कुछ प्रमुख हैं: इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, मित्र और सूर्य। बोगजकोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड, विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड, विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो उपनिषद में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना किया, जो भारत का प्राचीनतम दर्शन है। यह द्वैतवादी दर्शन है जिसमें ब्रह्मांड में 2 तत्व माने जाते हैं, प्राकृतिक तत्व और पुरुष यानी चेतना। सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त चीजों की उत्पत्ति प्राकृतिक और पुरुष के योग से होती है। स्वतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, तो ये उपजीविका पर आधारित थी, उपजीविका पर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का जो स्थान है वो प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को। इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया, जिसने सृजन का देवता और निर्माता के रूप में पूजा जाता था। इस काल में भौतिक जीवन में बदलाव आए, पूजा की विधियां जटिल हो गई, मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा बलिदान अधिक जटिल हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो जाति। वर्गीकरण जाति। वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं या बिखरी हुई सामग्री को समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना। इसका उद्देश्य समानता और भिन्नता को पहचान कर चीजों को व्यवस्थित करना है।
इसके आधार पर जाति को वर्गीकरण की मुख्य इकाई माना जाता है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। वेद की संख्या 4 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो कह रहा है कि कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग जो है आपको यहाँ पर बताते हैं। नवीन जानकारी के अनुसार भारत में लोहे की जानकारी का प्रमाण तमिलनाडु के कृष्णागिरी के पास मयूलुद्दमपरई से प्राप्त हुआ है, जिसका काल कार्बन डेटिंग 14 से के अनुसार 2172 ईस्वी में ईसा पूर्व में बताया गया है। लोहा उत्तर वैदिक काल से प्रेरित हुआ। अंतर जिखेड़ा उत्तर प्रदेश से लोहे की दर्राती प्राप्त हुई। ठीक है, अगला है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए पढ़ देते हैं। करा बोगज कोई प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में आर्य जाति के देवताओं का उल्लेख है, जो कि वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य 4 देवताओं के नाम हैं। यह वैदिक सभ्य देवताओं के सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में से एक है। यह इंगित करता है कि वैदिक धर्म प्राचीन काल में मध्य पूर्व में भी फैला हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा जो है ये चैप्टर जो है काफी बड़ा था, इसलिए लगभग समय भी लग गया होगा आपको 1 घंटा से ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग जो चौथा चैप्टर पढ़ने वाले वो धर्म के बारे में। ठीक है, तो 3 चैप्टर जो है हमारा प्राचीन इतिहास में समाप्त हो गया है। तो इसके पहले हम लोग विश्व के इतिहास को भी समाप्त कर दिए हैं। तो विश्व के इतिहास प्लस प्राचीन इतिहास का 3 वीडियो ये हो गया। ठीक है, सभी का जो है प्लेलिस्ट में आपको सीरियली वे में मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तभी हमारा मनोबल आपके प्रति बरकरार रहेगा और हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग इसे देख करके परीक्षा को जरूर निकालिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।